नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रशिया के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर है और अभी दुबई एयर शो के दौरान रशिया की तरफ से भारत के सामने एक ऐसा प्रपोजल रख दिया गया जो कि पूरी दुनिया में किसी ने आज तक किसी भी देश को ऑफर नहीं किया है। रोजोबरून एक्सपोर्ट की तरफ से अभी दुबई एयर शो में इंडियन मीडिया को बात बताया गया कि वो Su-57 फाइटर जेट को भारत को सिर्फ टीओटी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ऑफर नहीं करने वाले, बल्कि इसके अलावा रशिया की तरफ से भी और भी कई सारे सिस्टम को भारत को ऑफर किया जाने वाला है, जो कि डायरेक्टली एमका में इस्तेमाल किया जा सकता है। रशिया का कहना है कि उनकी ऑफर में Su-57 की लोकलाइजेशन सिर्फ असेंबली लाइन तक सीमित नहीं होने वाली है, बल्कि इसमें स्टेल्थ कोटिंग, कंपोजिट एयरफ्रेम, इंटरनल वेपन बे टेक्नोलॉजी, एविएशन इंटीग्रेशन सभी का टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर किया जाएगा। अभी जो प्लान टेबल पर रखा गया उसके हिसाब से HAL की नासिक फैसिलिटी, जहां पर पहले Su-30 MK को बनाया जा रहा था, उसी फैसिलिटी को स्टेल्थ जेट को प्रोडक्शन के लिए स्केल अप किया जा सकता है। रशियन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसिलिटी में अभी 50% ऐसे कंपोनेंट मौजूद है जिनको Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है और बाकी 50% को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ने वाली है। ये पूरा रोड मैप दिसंबर 5 और 6 को होने वाली इंडो रशियन समिट के दौरान फाइनलाइज होने वाली है। इसके अलावा नए ऑफर में सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत अभी Su-57 का बायर नहीं बल्कि एक को क्रिएटर बन जाएगा, क्योंकि रशिया की तरफ सभी Su-57 में इंडियन कंपोनेंट जैसे कि उत्तम AESA रडार और इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर जैसे सिस्टम को भी डायरेक्टली इंटीग्रेट करने का ऑफर दिया गया। ये वही कंडीशन है जिनको कुछ दिन पहले भारत की तरफ से रशिया के सामने रखा गया था। इसके अलावा रशिया की तरफ से अभी अपनी 177S नई 5th जनरेशन इंजन को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि खास करके Su-57 के लिए डेवलप किया गया है। ये इंजन AL-41 इंजन के मुकाबले 7% बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी को देने वाला है और लगभग 2 गुना ज्यादा लाइफ साइकिल के साथ भी आने वाला है, यानी कि इसमें लगभग 6000 घंटे तक की सर्विस और मौजूद होने वाला है। और इस इंजन में भी 50% तक इंडियन कंपोनेंट का इस्तेमाल करने का ऑफर भारत को दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पहली बार दुबई एयर शो के दौरान रशिया की तरफ से Su-57 के 2 सीटर वेरिएंट को भी भारत को ऑफर करने का हिंट दिया गया, जो कि इनिशियल FCFA प्रोजेक्ट में भारत की तरफ से डिमांड किया गया था। यानी कि अभी एक तरीके से रशिया की तरफ से Su-57 के साथ भारत की सभी कंडीशन को स्वीकार कर लिया गया। तो अभी अगर भारत इस डील से पीछे हटता है तो इतना अच्छा ऑफर भारत को दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के टाल्कनसिल्ड एयरबोर्न जैमर पॉड को लेकर है। दोस्तों, अभी जो खबर सामने आ रही है वो भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। खास करके हमारी बैकबोन एयरक्राफ्ट के लिए बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है। सोर्सेज के हिसाब से अभी टाल्कनसिल्ड एयरबोर्न जैमर पॉड, जो कि डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है, इसको अभी Su-30 MK फाइटर जेट पर फ्लाइट ट्रायल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये सिस्टम दुश्मन के रडार को डिटेक्ट करके स्मार्ट जैमिंग काउंटरमेजर सिस्टम को डिप्लॉय करने का काम करने वाला है, जिससे दुश्मन को हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर रडार लॉक करने में दिक्कत होने वाली है। ये प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MK फ्लीट के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि Su-30 MK साइज में काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट काफी दूरी से रडार में दिख जाता है और इसी वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक सेल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। टाल्कनसिल्ड एक गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी बेस्ड AESA जैमिंग पॉड है, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट की अंडरविंग हार्ड पॉइंट या फिर फ्यूजलाज सेक्शन में माउंट किया जा सकता है। इस सिस्टम में जो खास बात है वो ये कि ये सिर्फ ब्रूट फोर्स जैमिंग नहीं करता, बल्कि ये नॉइज जैमिंग, डिसेप्शन और स्पूफिंग जैसे टारगेटेड काउंटरमेजर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे दुश्मन की रडार को जैम करने के साथ साथ हमारे एयरक्राफ्ट की इफेक्टिव RCS को भी रिड्यूस किया जा सकता है। डाटा पैटर्न का कहना है कि Su-30 MK पर डुअल पॉड कॉन्फ़िगरेशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें इसकी दोनों विंग टिप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पूरे 360 डिग्री का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोडक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जैमर पॉड X, KU और Ka बैंड में ऑपरेट करने वाला है, जो कि पाकिस्तान की HQ-9 और चाइना की HQ-16 जैसे सरफेस टू मिसाइल सिस्टम की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि ये पाकिस्तान की और चाइना की सभी मॉडर्न रडार को जैम कर सकता है। इसकी हर एक पॉड का वेट लगभग 500 kg के आसपास होने वाला है और ये Su-30 MK की एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जैसे कि इंडिजिनस ध्रुवीय रडार वार्निंग रिसीवर के साथ भी इसको स्मूथली इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो 2026 की मार्च से पहले टाल्कनसिल्ड का पहला एयरबोर्न टेस्ट को इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MK के साथ करना स्टार्ट किया जाने वाला है।
अगला अपडेट भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी इशू को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि पिछले हफ्ते भारत को डिलीवर किए जाने वाले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर को यूके से वापस भेज दिया गया था। इनिशियली ये पता चला था कि टर्की की तरफ से अपनी एयर स्पेस में भारत के लिए आने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस ना देने की वजह से ऐसा किया गया था, लेकिन अभी इसको लेके एक और खबर सामने आ रही है। इंटेलिजेंस सोर्सेज की तरफ से ये बात बताया जा रहा है कि इंडियन अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को पोस्टपोन या रोकने के पीछे दरअसल टर्की का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हाथ पाया गया और पाकिस्तान की तरफ से टर्की के साथ बातचीत करके भारत के लिए आ रहे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर की ओवरफ्लाइट क्लियरेंस को रोक दिया गया था, जिस वजह से एंटोनोव AN-124 कार्गो एयरक्राफ्ट को बीच रास्ते से वापस मुड़ना पड़ा था। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड स्टेप था क्योंकि मार्च और अप्रैल 2025 में पहली बैच के 3 अपाचे हेलीकॉप्टर को इसी रूट से ही भारत लाया गया था और इसके लिए पहले ही टर्किश एयरफेस का इस्तेमाल करने के लिए टर्की की तरफ से भारत को क्लियरेंस दिया गया था। और अभी जिन हेलीकॉप्टर को भारत लाया जा रहा था इनके लिए भी एडवांस में टर्की को नोटिस दिया गया था। टर्की की तरफ से पहले से ही भारत को क्लियरेंस दिया जा चुका था कि वो टर्किश एयरफेस का इस्तेमाल करके इन हेलीकॉप्टर को भारत ले जा सकते हैं, जिसके बाद इन हेलीकॉप्टर को बोइंग की फैसिलिटी से डिस्पैच किया गया था। लेकिन लास्ट मोमेंट में जब ये यूके से भारत आने वाले थे, बीच में टर्की की तरफ से टेक्निकल और डिप्लोमेटिक रीजन का बहाना बनाकर भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर के ट्रांजिट को ब्लॉक करने का फैसला किया था। साउथ ब्लॉक की तरफ से बात अभी सामने आई है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ पाया गया और वैसे भी टर्की और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, जिस वजह से टर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होने वाली है। अभी के लिए जो हेलीकॉप्टर वापस चले गए ये दिसंबर की फर्स्ट वीक तक भारत आने की उम्मीद किया जा रहा है, जिनको अभी एक दूसरे रूट के जरिए भारत लाने की कोशिश किया जाने वाला है, जो कि एक लंबा रास्ता होने वाला है क्योंकि अभी इनको पहले मेसा से अलास्का भेजा जाने वाला है, वहां से ये जापान आने वाले हैं, जापान से गुआम और गुआम से भारत आने वाले और साथ ही एक और रूट को भी फॉलो करने की कोशिश किया जा रही है, जिसमें सबसे पहले मेसा से एजोर, एजोर से इजिप्ट, इजिप्ट से ओमान और उसके बाद ही ओमान से डायरेक्टली भारत आ सकते हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ के एवेक्स मार्क 2 रडार सिस्टम की तरफ से, जिसमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन एवेक्स के लिए रडार को डेवलप किया जा रहा है। डीआरडीओ की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक अभी एवेक्स मार्क 2 प्राइमरी रडार प्रोजेक्ट में एक बहुत ही क्रिटिकल माइलस्टोन अचीव किया गया है, क्योंकि एवेक्स मार्क 2 के लिए जो डुअल एक्टिव एरे रडार सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है वो फाइनली प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू यानी पीडीआर फेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। ये पूरा सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन फ्लाइंग कमांड पोस्ट के लिए बनाया जा रहा है, जो कि एयरबस की A321 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाला है। इस सिस्टम का कोर पार्ट एक डोर्सल एस बैंड का रडार और नोज माउंटेड एक्स बैंड का रडार होने वाला है, जिसमें एस बैंड का रडार 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो ऑपरेट करने वाली और इसकी खास बात ये होने वाली है कि रडार 400 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाला है, जिससे हमारी एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटी में एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। फिर सामने की तरफ जो एक्स बैंड का रडार इस्तेमाल किया जाने वाला है वो 8 से 12 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हाई रेजोल्यूशन ट्रैकिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि रैपिड टारगेट क्लासिफिकेशन और मिसाइल क्यूइंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2024 में डीआरडीओ के LRD लैब की तरफ से इस पूरे सिस्टम का डिजाइन फाइनलाइज कर दिया गया था, जिसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल, लिक्विड कूलिंग सिस्टम और AI और सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया था, जिसकी वजह से ये रडार अभी 400 किलोमीटर की दूरी से स्टेल्थ टारगेट को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाला है और आगे चल के हमारे जो नेत्र मार्क 2 एक्स बनाए जाने वाले हैं उसमें इन रडार का इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।